आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में। और इसमें ना हम जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ा है, मैट्रिक्स में पढ़ा है, उस सब का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबका ही यूज यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि हमने मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था पहले चैप्टर में। फिर हमने डिटरमिनेंट सोल्व किया, 2x2 के डिटरमिनेंट सोल्व करने सीखे, 3x3 के कोफैक्टर्स फाइंड किए, एडजॉइंट फाइंड किया, ए इनवर्स फाइंड किया। इन सभी चीज़ों का यूज यहाँ पर होगा। इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में हमने जो भी सीखा है उसका हम क्या यूज करेंगे। तो हमारी क्लास 12 के लेवल पर यहाँ पर जिसका यूज होने वाला है ना, इसका यूज यहाँ पर होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके, राइट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है पहले ये समझते हैं, फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे फिर वो समझते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन है ये, इसका एग्जांपल भी करेंगे। और ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 4.5, पुरानी बुक किसी के पास है तो उसमें 4.6 हो सकती है। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले एक बात सीखते हैं जरा। सबसे पहले हमने ये बात जानना है कि हमने तो जितना ही पढ़ा है, जितना भी, वो सारा इस क्वेश्चन, सारा इस टॉपिक में आने वाला है। इसीलिए इस टॉपिक के बारे में दो इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है कि ये हमारी क्लास 12 का एक टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट तो हो गई। एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को देने का पीछे उद्देश्य ये होता है एग्जामिनर का कि इस क्वेश्चन को ना वही बच्चा कर सकता है जिसको सारा आता हो, जिसको 2 चैप्टर पूरे आते हो। अगर दोनों चैप्टर में से कोई भी चीज छोड़ रखी होगी ना तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। इसमें एडजॉइंट, कोफैक्टर्स, माइनर्स, डिटरमिनेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट सब यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में भी, अगर जेई का, एनडीए का, सीयूईटी का, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहां भी ये क्वेश्चन जरूर आता है, पक्का आता है। ठीक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। बाकी तो हम सीखेंगे ही, बहुत सिंपल है। एक तरह से मानोगे आपको पिछला जो पढ़ा है वो सारा एक क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक, कुछ भी आप अलग नहीं करने वाले। तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए क्लास 10th में पहुंचते हैं। क्लास 10th में थोड़ी देर के लिए, क्लास 10th में हम लोगों ने क्या किया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और वहां पर हमने इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 3-4 मेथड सीखे थे। मैं याद दिला देता हूं एक बार। ग्राफिकल मेथड था, एक तो ग्राफिकल मेथड था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था, और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। ये 3-4 मेथड हमने क्लास 10 में सीखे थे, याद है ना। अब क्या होगा, हम फिर से एक ऐसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे एक नए मेथड से, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स मेथड। बस और कुछ नहीं करना, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक, तो आंसर सेम आता है, चाहे आप इक्वेशन ऐसी इक्वेशन लिखी होगी 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन जिनके पावर 1 हो, चाहे ऐसे सोल्व करें चाहे मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करें, आंसर तो सेम ही आएगा ना। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास पहले से 4 मेथड है तो क्यों इस मेथड की जरूरत पड़ रही है। ये तो फीलिंग आ रही होगी कि मेथड बड़ा होने वाला है। देखो, इसका यूज ये है कि अभी तो हम केवल 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करते हैं भाई 10th क्लास से अब तक। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कभी अगर ये इक्वेशन 3 वेरिएबल में आ जाए, a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही एक और लिखी हुई मिलेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही एक और। जितने वेरिएबल होते हैं ना, हमेशा याद रखना, जितने वेरिएबल होंगे इक्वेशन भी उतनी ही होती है हमेशा। ठीक है, तो 3 ही वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन। तो इस तरह के अच्छा 4 भी हो सकती हैं, 4 इक्वेशन होंगी अगर 4 वेरिएबल होंगे, मान लो x y z w। तो अगर थोड़ा, जब 2 इक्वेशन होती थी तब तो हम ऐसे सोल्व कर सकते थे, हम ऐसे भी करेंगे। तो मेन इसका जो हम यूज करेंगे वो करेंगे 3 इक्वेशन को सोल्व करने में, क्योंकि 3 इक्वेशन में हम इन मेथड को यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा करेंगे तो बहुत ही लेंदी पड़ता है और ज्यादा, और अगर 4 में आ गए फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए हमको इस मेथड की जरूरत पड़ रही है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम इस मेथड को सीखेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो फिलहाल मैं आपको जो मेथड लिखाऊंगा ना यहाँ पर,
फिलहाल मैं जो मेथड आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर, वो लिखवाऊंगा मैं 3x3 के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास 3x3 के लिए ही है। और वही 3x3 का मेथड, वही सेम रूल, वही सेम फॉर्मूलेज जो भी होंगे 2x2 के लिए यूज करेंगे हम, ठीक। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना ऊपर कॉपी पर अपनी, सॉल्यूशन ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड लिख लो, या यूजिंग बाय इनवर्स लिख लो, या यूजिंग बाय एडजॉइंट लिख लो, एक ही बात होती है सारी बातें, ठीक है। तो वैसे तो क्या मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, वो पढ़ोगे आप कभी बीटेक में, बीएससी में जाकर अगर करोगे तो, या बीसीए में करोगे, वहां पर जाकर एक ब्रांच बन जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर आगे जाकर बन जाती है ऑपरेशन रिसर्च, बहुत सारी चीजें आगे जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक का, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हमको 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। तो हमने कहा भैया सबसे पहले स्टार्ट करना है, आपको यहां से नोट करना है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। चलो जी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरा होगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब कोई ये मत कहना कि ये d1 d2 d3 को इधर पे ले गया यार, कांस्टेंट तो है, इधर रखो इधर रखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में अगर 3 इक्वेशन होगी ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लेट ए, देखो हमको बनाने हैं 3 मैट्रिक्स, एक ए बनाना है, एक बी और एक सी। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना, a1 b1 c1, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का, ऐसे ही अगले वाले में आ जाओ, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ऐसे तीसरे वाले में आ जाओ, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ठीक। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हम बोलते क्या है वैसे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक। हमको बनाने हैं 3 मैट्रिक्स, तो पहला क्या बन गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कॉमा, दूसरा बनाया मैंने कैपिटल एक्स। कैपिटल बनता है वेरिएबल्स का, जो भी हमको वेरिएबल दे हुए होंगे उसको मानेंगे हम कॉलम में, ठीक है। कॉलम का पास है तरीका है क्वेश्चन करने का, इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स मैट्रिक्स, ठीक होगी बात। और थर्ड, जो ये इधर कांस्टेंट लिखे हुए होंगे उसको बोलेंगे हम बी। बी भी एक कॉलम में लिखो गया, d1 d2 d3, और ये भी क्या होगा, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट, जो भी इधर कांस्टेंट लिखे हुए होंगे ना उसको लिख देंगे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले हमको हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जो भी सिस्टम ऑफ जो भी इक्वेशंस हमको गिवन होगी, जो भी इक्वेशंस हमको गिवन होगी, उस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे कि मैट्रिक्स ए है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स है कितना वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और बी है कितना d1 d2 d3 कांस्टेंट का मैट्रिक्स। नाउ इसके बाद ये नोट करना है, द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर हम गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, ax इज इक्वल टू बी, याद रखना, मतलब कि a मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x मतलब, नहीं समझ में आया ना, सुनो मेरी बात, मैं दिखा रहा हूं करके, जरूरत नहीं है, सुनो भाई, जो a लिखा हुआ है, a क्या है मेरे पास, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इंटू इंटू क्या लिखा मैंने x, इंटू क्या लिखा है मैंने x, x क्या है x y z, ये लिखा हुआ आपने, ये माना x को। b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, b क्या है d1 d2 d3, ठीक है। तो ये तो क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x क्या है वेरिएबल का मैट्रिक्स, और इधर b क्या हो जाएगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम में होती है क्या बन के आएगा बताना, a1x प्लस b1y
प्लस C1Z। ऐसे ही दूसरा क्या बन के आएगा, दूसरा क्या बन के आएगा, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। ऐसे ही तीसरा क्या बनकर आएगा, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, D1 के। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये बना इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2। तो हमने क्या करा, देखो मैंने आपको दिखा दिया कि जो A इज इक्वल टू B है ना, ये एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, बस ये लीनियर वाली इक्वेशन की अलजेब्रिकल फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो इसको आपको लिखना नहीं है कि समझाया है मैंने, ठीक है, चाहो तो देख सकते हैं एक बार। चलो, तो दी गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, उनको हमने कैसे लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, A इज इक्वल टू B, राइट है। इन इक्वेशन को हमने पहले A क्या था, S क्या था, B क्या था बताया मैंने आपको, और इसको मैंने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में। अब एक काम करो, इसको प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा A इनवर्स इंटू AX, A इनवर्स इंटू AX, और इधर क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। अब याद करो कि A इनवर्स की A में मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, A इनवर्स की A में होकर I बनता है, याद है ना। तो IX इज इक्वल टू A इनवर्स B। X I की X में करके X आ जाएगा ना, I की मल्टीप्लाई X में करके X आ गया, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। बस इतना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। X इज इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स B। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया ओपन करके कि X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। इससे आगे की जो प्रोसेसिंग होगी वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, ठीक, कि इसके बाद हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। वैसे तो खैर यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन करने का ही तरीका बता रहा हूँ। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना, मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, ये जो बीच की 3-4 लाइन है, ये वाला हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ना ये करेंगे ना ये, हम इसके बाद डायरेक्ट यही लिखेंगे, ठीक। तो बस मैंने आपको समझाया है कि A इज इक्वल टू B से X इज इक्वल टू A इनवर्स B कैसे आया, सिर्फ समझाया है। ये 3 लाइनें क्वेश्चन में हम लोग नहीं करेंगे। तो इतनी जानकारी पहले आप नोट करेंगे, अभी 2-3 बातें मेरे को और भी बतानी है। तो ये प्रोसेस है पूरा मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। X इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसके बाद कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स की B में, और हमारा आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। इतनी बात नोट करने के बाद ये तो आपको दिखे गया होगा ना, नाउ वी फाइंड A इनवर्स, की हमको A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, नाउ वी फाइंड A इनवर्स। अब हम लोग A इनवर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, याद करो, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, याद है ना। A इनवर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, ये हम पहले कर चुके हैं। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब काम हम क्वेश्चन में करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A हम कैसे फाइंड करेंगे, वही अपना कोफैक्टर्स वगैरह फाइंड करके उसको ट्रांसफॉर्म बना के, है ना। तो याद रखना, हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी यहाँ आने के बाद। A इनवर्स निकालना होगा, कैसे निकाला जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A की मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ A में, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाया करेगा। तो ये तो रहा मेथड, ये तो मैंने आपको मेथड समझाया, ठीक। अब कुछ बातें हैं जो हमको ऑब्जर्व करनी है और सीखनी भी है। तो इतनी जानकारी सभी बच्चे पहले नोट कर लेंगे एक बार। चलो जी, अब जानकारी ये है आगे की, कि अभी मेरे को पहले आपको समझाना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्योंकि ये चीज अगर मैं आपको पहले बताता ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ बच्चों को कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। पहले मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सोल्व करने के बारे में थोड़ा समझा दिया। अब बात को सुनते हैं आगे की तरफ। हमको दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला लगाऊंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझको पहले एक बात बता दो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, केस फर्स्ट, क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आए। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A तो एक नंबर होता है ना, 0 आ भी सकता है, 0 नहीं भी आ सकता। याद करो, मैंने आपको इनवर्स में समझाया था कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A करोगे तो आता है A इनवर्स। मतलब A इनवर्स को आने के लिए, A इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए, A इनवर्स को डिफाइन होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A का नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। राइट है बात, यह हमने आपको सब समझाई थी। तो केस फर्स्ट क्या होगा,
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मतलब हम ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, है ना। हम ए इनवर्स को एग्जिस्ट हो जाएगा, हम ए इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएंगे, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट इज दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन होगी, these equations have unique solution। ये बातें अच्छी तरह लिख लेना, क्योंकि इनके ऊपर एसर्शन रीजन केस स्टडी वगैरह आ जाते हैं कई बार, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो हम क्वेश्चन को फर्दर आगे सोल्व कर पाएंगे। और इस स्थिति में हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब उसका सॉल्यूशन है, और कैसा है, यूनिक है। लेकिन अगर कभी जिंदगी में ऐसा होने लगे कि केस सेकंड बन के आया, बहुत ध्यान सुनना ये वाली चीज, ये चीज कई बच्चों को समझ में नहीं आती। अगर कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, अगर कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। तो पहले मैं बता दूं इधर क्या होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब देखो दो बातें, बहुत ध्यान सुनना। नाउ अब फिर से दो बातें बनती हैं, अगर किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो या तो ये काम होगा या ये काम होगा, कोई एक ही होगा इनमें, ठीक। हम फाइंड करेंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बीच लाइन खींच भी ऐसे छोटी सी। हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में, राइट है। और इधर भी हम फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, बी मैट्रिक्स में। ये चीज फाइंड कर लीजिएगा। अगर कभी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आता है तो क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है। अब फिर दो बातें हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 हो भी सकता है, और अगर इधर की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं भी हो सकता। सही है बात, क्लियर है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ गया तो भी आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। और इस बार सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे वो आगे की बात है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये सोल्व होगा ही नहीं। सिस्टम कैसा होगा इस बार हमारे पास, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। यार क्लास 10th में तो हमने ऐसे किया था ना, क्लास 10th में हम वो रेशो फाइंड करते थे ना कुछ इस तरीके से, कि अगर a1/b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो यूनिक सॉल्यूशन होता था, और लाइन से इनकंसिस्टेंट और सिस्टम कंसिस्टेंट होता था। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया तो भी कंसिस्टेंट होती थी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे क्लास 10th में। अगर ऐसे आया a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया तो ये होता था इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। देखो कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, चाहे वो कैसा भी है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब चाहे तो वो यूनिक वाला एग्जिस्ट कर रहा हो, और चाहे वो इनफाइनाइटली वाला एग्जिस्ट कर रहा हो सॉल्यूशन। तो अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट बोल लेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट बोल लेंगे, लेकिन जब इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो पूरी कहानी को एक बार फिर से समझते हैं, दोबारा समझते हैं। तो इससे पहले मैंने जो अभी आपको समझाया था ना, वो तो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। वो तो क्या था हमारे पास, वो तो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को
वो तो क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड, राइट। वो तो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। तो वैसे बताऊं, तो बाद में बताता हूँ, पहले कंफ्यूजन हो जाएंगे नहीं तो। फिर हमको मैंने बताया कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी पे आके हमको ए इनवर्स फाइंड करना होगा, जिसके लिए मेरे को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है, क्योंकि हमको पता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो सुनो, अब दोबारा सुनते हैं केस फर्स्ट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होने का ना एक नाम और भी था, अगर याद हो तो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिख लेना कि कभी कोई एमसीक्यू वगैरह बन के आ जाए, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो मैट्रिक्स ए कैसा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो मैट्रिक्स ए कैसा होता है हमारे पास, तो फिर होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है यानी कि हमारा ए नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी, मतलब कंसिस्टेंट होंगी। अगर कभी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया यानी कि ए कैसा हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम सोल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो दो बातें हैं। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए की बी में करके या तो जीरो मैट्रिक्स आएगा या नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के आएगा। अगर जीरो आ गया तो फिर से इक्वेशन कंसिस्टेंट बोली जाएंगी और इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो आगे की बात है। और अगर ये चीज भी नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, दैट इज इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा बताता हूं कि हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे सिलेबस में मतलब सिलेबस तो खैर गलत बोल गया मैं यहाँ पर, हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन सारे ये वाले ही हैं, ये वाले, कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में, मतलब हमारे हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो ही आ रहा होगा, लगभग 99% एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट हमेशा होंगी, मतलब हमको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये केस के क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं, एग्जाम में बोर्ड में आ सकता है। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई अदर बुक आरडीआरएस या आपके जो टीचर सजेस्ट करेंगे वो जरूर कर लेना। 2-4 क्वेश्चन इनके भी करके जाना एग्जाम में जरूर, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे तो फिर तो आप सिर्फ ये वाला सीख पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी और मिसलेनियस में भी सिर्फ इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू जीरो आना आएगा ही, और सर क्वेश्चन में ऐसे होने वाला है हमारे सामने फिलहाल तो, मगर इसको करने के लिए आपको अदर बुक रेफर करनी पड़ेगी, ठीक। तो इतनी जानकारी को नोट कर लेना जरा सभी लोग। अच्छा, अगर किसी को ये जानने की इच्छा है कि ऐसा क्यों है, तो उसका भी प्रूफ है छोटा सा एक, मतलब वैसे मैं प्रूफ को वैसे तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फील जरूर करा दूंगा बिल्कुल आपको, कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। देखो क्या हुआ, होगा क्या एक्चुअल में, होगा क्या, मैंने अभी बताया है कि जो एक्स होगा ना, जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी के, अभी तो समझाया था। तो जो वेरिएबल मैट्रिक्स है जो एक्स है, ए इनवर्स कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होता है, इंटू बी, राइट है भैया। ए इनवर्स कितना होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब जिस क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू जीरो आएगा वहां तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे, सारी चीजें आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ये चीज जीरो बन गई, अपॉन वाला जीरो बन गया, तो मैं क्या करूंगा, हम इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इज इक्वल टू किसके हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के। ये बात ध्यान समझना। जिस क्वेश्चन में जीरो हो जाएगा मान लो, तो ऐसा क्यों हुआ इसका प्रूफ दिखा रहा हूं करके। अब ये बताओ, ये चीज तो जीरो है ही भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है ही ऑलरेडी, ये तो जीरो है ही, और जब ये जीरो है तो इसकी मल्टीप्लाई चाहे एक्स में करना चाहे किसी में भी करना, मतलब ये पूरी कहानी जीरो बन जाएगी इस केस में जाके। समझ आ गया भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में था और वो जीरो बन गया है, तो मैंने उसको उधर भेज दिया, तो एलएचएस कैसी होगी मेरी, जीरो होगी, ठीक। इसलिए कहते हैं वो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करो, इसलिए कहते हैं वो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करो। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया मान लो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो आ गया, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गई।
LHS इज इक्वल टू RHS1 का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड, क्योंकि ये क्या था थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये था एक्स वाई जेड, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू अब चाहे कुछ भी होती रहो, नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इरेशनल फ्रैक्शनल, लाखों में करोड़ों में अरबों में, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, मल्टीप्लाई तो जीरो में होनी है और आना भी जीरो ही है। तो इसलिए कहते हैं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन जब कभी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो ही है, जीरो ही है, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये साइड तो जीरो है, ये साइड नॉन जीरो है। अब जीरो और नॉन जीरो तो इक्वल नहीं हो पाएंगे ना किसी भी कीमत पे, तो इसलिए कहते हैं कि उसका इनफाइनाइट सॉरी उसका नो सॉल्यूशन है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये साइड जीरो बन जाएगी उस केस में, ये साइड क्या बन जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू तो इक्वल नहीं हो पाएंगे ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको फील कराने की कोशिश करी है, जरूरत नहीं है वैसे चीजों को, बस खाली इनको याद रख लेना। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे सिलेबस में देखो इतना ही है। वैसे तो खैर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ाने में बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं बात करूं तो हम क्रेमर रूल पढ़ सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का यूज करके लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक क्रेमर रूल होता है। एक होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारे मेथड है, मगर हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है बस। अब हम इस सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे हमारा ये मेथड क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो इन सारे बातों को नोट करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, अपनी बुक में न्यू बुक के हिसाब से 16 है, पुरानी में 27 है। तो सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक क्लास 10 वाला एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, वही आंसर आएगा जो अब आएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नंबर एक तो हमको मैट्रिक्स मेथड सीखना है, दूसरी बात अब हमारे सिलेबस में ये वाला मेथड है इसलिए। ठीक, और जो अप्रोच मैंने आपको अभी समझाई है, जो बातें समझाई ना, वो यहाँ पे यूज करेंगे। बस समझाई 3x3 में है, यूज 2x2 में कर रहा हूँ, और ये एक दो क्वेश्चन ही 2x2 के होंगे, बाकी के सारे 3x3 के ही होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन, ऐसा लिखोगे, द सिस्टम बहुत इजी है यार, दो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written, the system of equation can be written in the form of Ax is equal to b। हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Ax is equal to b, अभी समझाया था। वेयर, बस आपको ये बताना पड़ेगा कि वेयर A क्या है, x क्या है, b क्या है। वेयर A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 2, y 3 2, x इज इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स जितनी भी है, दो वेरिएबल है ना x और y, तो 2 लिखोगे, 3 होंगे तो 3 लिखेंगे। z इज इक्वल टू 1 और 7, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, राइट है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, बोल सकते हैं इसको, मैट्रिक्स फॉर्म बोल सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी, जहां पर ए ये रहा, एक्स ये रहा, बी ये रहा। इतना काम करने के बाद अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट सुनना मेरी बात। सिंस बस ये एक बात लिख देना यहाँ पर, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो अभी प्रूफ करके दिखाया था कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। इसको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो 3-4 लाइनें करनी नहीं है, डायरेक्ट लिख देना एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इतना काम करने के बाद अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड ए इनवर्स, राइट है। नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड कर रहे हैं भैया, ए इनवर्स। नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए याद करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, उन कोफैक्टर मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स भर के उसका ट्रांसफर बना दूंगा तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। सारी बातें याद है ना, मगर 2x2 के क्वेश्चन में याद करो हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट ऑफ फाइंड कर सकते हैं, ध्यान है ना। तो बड़े क्वेश्चन है क्योंकि, तो मैं यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली फाइंड कर दूंगा। उससे पहले जरा डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 2 5 3 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 3 5 15, मतलब माइनस के 11। याद रहे एक बात याद रहे, अगर कभी लाइफ में यहां पर हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया और वो 0 आता है, मान लो, तो हम क्या कह देंगे यहां पर कि ये अब इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक, तो हमको उस केस में क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड करना पड़ेगा, जो बात बताई थी। लेकिन 99% बताऊं मैं आपको, अगर तो आपके एग्जाम में भी, चलो मैं कह रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में भी 99% ये वाला केस ही बनता है। ठीक है, ये वाला केस ही बनता है। जो मैंने जो कंडीशन बाद में 2 बताइए ना, वो मेन बताइए मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और
असर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस के लिए वो ज्यादातर उनमें यूज होती है, लेकिन एग्जाम में भी और हमारे बुक में भी अब क्वेश्चन नॉर्मली ये वाले आने लगे हैं जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा आपका ज्यादातर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का पूरा जो डिटेल वाला मेथड है वो सबको पता ही है। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट फाइंड करना सिखाया है, वैसे भी सिखाया है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं हम, इन दोनों को इंटरचेंज करो, 2 को इंटरचेंज करके 2 बन गया, इन दोनों के साइन चेंज करो, -5 और -3 बन गया। तो ये लो डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। सो वी हैव ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना हुआ, ए इनवर्स क्या होता है 1/a। ए इनवर्स कितना होता है 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होता है ना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/-11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 इंटू -5 -3 2। बस ए इनवर्स तक का सफर हमने तय किया। अभी हमने क्या किया, ए इनवर्स तक का सफर हमने तय कर लिया। और ये सफर हमने जल्दी तय कर लिया क्योंकि क्वेश्चन 2x2 का है। क्वेश्चन अगर यही 3x3 का होगा तो बहुत टाइम लगेगा, करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये वैल्यूज जो अभी फाइंड करी ना मैंने ए इनवर्स की, हमको पुट करनी है फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इन वैल्यूज को, पुट इन फर्स्ट। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे फर्स्ट में। बहुत ध्यान समझनी है बातें, सुनो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इनको भरो, x क्या था वेरिएबल वाला मैट्रिक्स यानी कि xy, ए इनवर्स क्या है ये आ गया 1/-11 2 -5 -3 2। अच्छा कोई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं फिर करते हैं कैलकुलेशन, बहुत दिक्कत आती है, मत भेजना, बाहर रहना इसको। इंटू बी, बी कितना है 17। समझ में आई बात, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये x ये ए इनवर्स ये b। अब ये माइनस का जो 1/11 है, माइनस का जो 1/11 है ये बाहर का बाहर रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करो। इस रो की कहां होती है, इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में। तो 2 की 1 में 2, 5 की 7 में 75। अब इस रो की इस कॉलम में -3 की 1 में -3, 2 की 7 में 14। तो ये क्या बना माइनस के 1/11 माइनस के 33 और 14 में से 3 गए तो 11। अब जब माइनस के 11 अंदर जाएगा, अब भेजना अंदर, यहां भेजना अंदर, माइनस के 1/11 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा ये बनेगा माइनस के 33/-11 मतलब कि 3, राइट। और माइनस के 1/11 को जब 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा फिर ये माइनस का 1, राइट। ये समझ में आ गई बात भैया, -1/11 को मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है, तो कट 3 बच गया। -1/11 की मल्टीप्लाई जब 11 में करोगे तो ये बचेगा। अब सुनो, तो मैट्रिक्स फाइनली क्या हुआ, मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू किसके आया, मैट्रिक्स 3 -1 के। तो अब कोरस्पॉन्डिंग को इक्वल कर दो, एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 3, वाई कितना हो जाएगा यहाँ से -1। तो एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना। अब किसी का कमेंट ये ना आए कि सर जब हमारे पास 10th वाला तरीका था तो हमने क्यों करा, मैंने बता दिया ना क्यों करा, क्योंकि हमको हमारे सिलेबस में भी यही है, हमको ये सीखना है। क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी हेल्प से 3x3 की सोल्व करनी है। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे बीएससी बीटेक में या बीसीए में कुछ भी करेंगे तब इसके आधार पर हम और चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो ये जवाब है बात का कि हम क्यों कर रहे हैं, जब इजी मेथड है तो क्यों कर रहे हैं इसको। तो एग्जाम में बाकायदा लिखा हुआ आता है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड, तभी नंबर मिलेंगे आपको जब हम मैट्रिक्स मेथड को यूज करके सोल्व करेंगे। तो पूरा कंसेप्ट में एक बार फिर से बता देता हूं क्या करा मैंने। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू b, ये a था कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, x क्या बनेगा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, इसका क्या लोगे कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, ठीक। अब जो समझाएगा ना ax इज इक्वल टू b लिखा, यहां से x की वैल्यू a इनवर्स भी कैसा ही पीछे बता चुका हूं। अब बस आपको a इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन 2x2 का है तो थोड़ा जल्दी फाइंड हो जाएगा a इनवर्स, 3x3 का है तो थोड़ा देर में होगा मगर हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया पहले, डिटरमिनेंट ऑफ ए 99.99%, 12th क्लास तक तो आपका ये आने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लेना। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड करो या क्या बोलते हैं कोफैक्टर्स निकाल के फाइंड करो, तुम्हारी इच्छा है। ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स आने का मतलब 90% काम पूरा हो गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x मतलब एक्स वाई,
ए इनवर्स ये लिखा हुआ है मेरे सामने इंटू बी, बी मतलब कहाँ गया, ये रहा, बी मतलब 17। तो एक्स वाई माइनस 1/11 जब इस रो की इस कॉलम में करोगे ये बन गया, इस रो की इस कॉलम में करोगे ये बन गया, सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई। आंसर पीछे चेक भी नहीं करना, इन्हीं को उठा के पुट कर देना यहाँ पे, चेक करके देखना क्या आ रहा है। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 2 3 6, अगर मैं माइनस के 1 पुट करूंगा तो -5, देखो 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो 3 3 9, और अगर मैं -1 पुट करूंगा तो 2 = 7 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्लियर होगी बात? तो मैंने सारी बात आपको समझा दी, बस बचना है तो केवल एक चीज से। ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक शुरू हो गया जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं और इन क्वेश्चन में फिर उलझे रहते हैं, खो जाते हैं कैलकुलेशन में, ढूंढना पड़ता है फिर उनको, बच्चों को भी, कि बच्चे कहाँ चले गए। ठीक है, तो बस ये ध्यान है कि कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ तो फिर भी इतनी नहीं हुई, अभी देखना आने वाले क्वेश्चन 3x3 के हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भरे पड़े हैं 3x3 के। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मिस्टेक होने की, छोटी सी 2 4 या 8 या प्लस को मैच कर दिया या कुछ भी कर दिया, मिस्टेक हो जाती है। तो इस वजह से उससे बचना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वो है 3x3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 वेरिएबल्स में है और 3 ही इक्वेशन है, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होती है। तो सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो वही तरीका है सेम। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b वेयर, ठीक है, वेयर ए क्या होता है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 3 -2 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 1 -1 4 -3 और 2 ए, फिर क्या होगा x, x = हो जाएगा x y z, कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे वेरिएबल्स को, एंड b हो जाएगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कांस्टेंट मतलब हो जाएगा मेरे पास 8 1 एंड 4। यहाँ के बाद बताया था कि पहले आपको वो लिखना है, ठीक है, वी हैव, हमारे पास में क्या है फिलहाल है हमारे पास ax = b, और यहाँ से समझाया था x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स इंटू b, इसको फर्स्ट मान लिया, थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत को पड़ेगी। नाउ वी फाइंड a इनवर्स, ए इनवर्स। अब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए इनवर्स के लिए पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होता है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए हमने बहुत फाइंड कर लिए हैं एक्सरसाइज 4.3 में 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बड़ा है, ठीक। तो कैलकुलेशन वाला जो काम है उसको मैं मेंटली सोल्व कर दूंगा, क्योंकि अब ए इनवर्स निकालना हमको अच्छी तरह डिटेल में आ गया है, ठीक। अगर आप भी मेंटली सोल्व कर सकते हो तो बिल्कुल कर देना, लेकिन अगर आपको मेंटली सोल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर बकायदा लिख के सोल्व करना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 इंटू कैसा बताया तरीका ये रो ये कॉलम, तो 1 की 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2, बीच में माइनस, -1 के -3 में करोगे तो +3, अब बीच में आएगा माइनस चार्ज और ये एलिमेंट कितना हो जाएगा -2, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो 2 2 जा 4 -4 बन जा 4, ठीक है, +3 ये वाली वो रखोगे ये कॉलम, तो माइनस के 3 2 जा 6 माइनस के 4 बन जा 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -3, 4 4 8 8 2 16 6 4 10 30। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 16 में से, और 33 गया तो माइनस के कितना 17। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास में आ गया माइनस के 17। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटरमिनेंट ऑफ को मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया, मैंने मेंटली जो हम वो बनाते हैं ना डिटरमिनेंट, माइनर बनाते थे, माइनर्स याद है ना, उसको मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो अपना वही तरीका लगाना जैसे मैंने समझाया था। अब हमको क्या फाइंड करना है याद करो, अब हमको फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक। फालतू की लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है, अगर किसी को शौक है लिखने का तो लिख दो कि कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नहीं तो अपना डायरेक्ट लिखो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23, राइट है, C31 C32 C33। ये क्या है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। क्लियर है बात। अब मैंने आपको यहाँ पर साइन के बारे में सबको समझाया हुआ है कि i + j की पावर -1 की पावर i + j करके लिख देना,
और मैंने डायरेक्ट ही बताया था और कहा भी था कि बड़े क्वेश्चन में हम इसका डायरेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम बचता है उससे, और करना भी चाहिए। अगर ये प्लस करके इवन आ रहा है 1 + 1 2 मतलब इवन, तो प्लस लगाते हैं। ओड आ रहा है तो 1 + 2 3, ओड आया तो माइनस लगाएंगे। ये समझाएगा ना। एक तरीका और थोड़ा सा तेजी से करने का बताया था कि स्टार्ट करना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक के बाद एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से इसको हम लगाते चले जाएंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पर ये 2/2 के माइनर नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट फाइंड कर दूंगा। फिर भी दिखाता हूँ एक करके। मुझको फाइंड करना है 1 1, तो C1 1, तो 1 1 का माइनर क्या बन के आएगा 1 - 1 -3 2, ये तो बन के आएगा ना 1 1 का। तो कितना होगा 1 2 2, बीच में माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 - 3 -1। तो ये अब क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो इस काम को हम डायरेक्ट ही करेंगे। हाँ, किसी को अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम बचता है तो आप हर काम को बाकायदा करके दिखाओ, लेकिन हाँ इतना करने में भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी है, बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप डायरेक्ट करो। तो मैं आपसे ये भी नहीं करूंगा, मैं तो यह देख कर निकाल दिया करूंगा। ठीक, देखो C1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 2 जा 4 और बीच में -4 तो +8। 1 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10, इतना थोड़ा सही है मेरे हिसाब से, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो क्या दिख रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 + 9, -4 और +9 कितना बचेगा 5। 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 6 3 4 12, तो माइनस कितना हो जाएगा -6। 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, माइनस के 9 प्लस के 8, माइनस के 9 और प्लस के 8 -1, माइनस पहले से है तो +1। 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, +2 -3 -1, ठीक है। 3 2, सेकंड रो और सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 -6 -3 और -6 माइनस के 9, 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 4 7। तो इस तरह हम इनको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कितना आ गया -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 -6 +1, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। राइट है, ये हमारे पास अभी कोफैक्टर्स का कितना कोफैक्टर्स का माइनर कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकल कर आ गया। और मुझको लग रहा है कि इसको एक बार अगर चेक कर लेंगे तो हम आगे की कैलकुलेशन को सेफली कर लेंगे। 2 एलिमेंट में मिस्टेक लग रही है। अगर मैं इसको चेक करूं तो -3 और माइनस के 6, कुछ क्वेश्चन हमने ठीक उतारा है कि 2x + y - z। अगर हम A3 2 की बात करें, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 3 -1 क्या आएगा माइनस के 3 और 3 दूनी 6 माइनस के 6, तो माइनस कितना आएगा 9। तो अच्छा मैंने लिख गलत दिया, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, फाइंड सही किया है मैंने मगर मैंने यहाँ पे लिख गलत दिया। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो ठीक है मगर लिखने में प्रॉब्लम कर दी मैंने थोड़ी सी। -1 के बाद यहाँ पर +9 है और ये वाला कितना है मेरे पास 7। अब ठीक है बिल्कुल, है ना। चलो जी, एडजॉइंट ऑफ क्या समझाया था उस दिन, एडजॉइंट ऑफ समझाया था इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, सॉरी ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा -1 -5 -1 -8 -6 9 और -10 1 और 7। तो मेरे पास A इनवर्स तो आ गया, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या बन के आएगी -1/17। देखो ना इधर -1/17 तो आया था, सॉरी -17 आया था ना, और एडजॉइंट ऑफ कितना आ गया -1 -5 -1 -8 -6 और 9, तो -10 1 और 7। तो ये मेरे पास पहले क्या आगे निकल करके A इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया। तो A इनवर्स तक का क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने मैट्रिक्स को लिखा, इक्वेशंस को लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हमने बताया कि A क्या है, X क्या है और B कितना है। फिर हमने इस 2 लाइन करके दिखा कि A इज इक्वल टू B, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी A इनवर्स इंटू B। फिर हमने A इनवर्स फाइंड करा, ये तो है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये है एक एलिमेंट से कोफैक्टर, ये है एडजॉइंट ऑफ A,
और ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है तो मेरे को ये चीजें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि अब मेरे को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे को दो चीज चाहिए, सिर्फ दो चीज, ए इनवर्स और बी। क्योंकि अब तो मेरा काम क्या है, बी और इनवर्स को यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पे फालतू बातें फिलहाल हटा रहा हूँ, इतना नोट कर लेंगे। तो जो मैं अब आगे करूंगा ना, पहले ही पूरा नोट करना ए इनवर्स तक का। ए इनवर्स के बाद अपनी कॉपी पर आप ए इनवर्स के नीचे आगे का सोल्व करेंगे, ठीक, फर्दर। तो इतनी जानकारी को नोट करेंगे पहले सभी। और इतनी जानकारी में मैं ऐसा करता हूँ कि अब यहाँ से ये रब कर देता हूँ इधर, है ना, इतना कि हमको कोई जरूरत नहीं है इतने पार्ट की, तो ठीक है, इतने पार्ट की अब मेरे को कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको फ्रॉम क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई थी वो लिख देंगे ला करके, x बराबर ए इनवर्स बी। x क्या था, कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स है, ए इनवर्स कितना है वो आ गया -1/17 -5 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू कितना बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू कितना बी। बी आया है 8 1 और 4। तो इधर तो है एक्स वाई जेड मैट्रिक्स, और इधर -1/17 को बाहर ही रखना, मल्टीप्लाई करो इस रो की इस कॉलम के एलिमेंट्स में, -1 की 8 में तो -8, 5 की 1 में तो 5, 1 की 4 में 4, -8 की 8 में 8 8 जा 64, -6 की 1 में -6, 9 4 जा 36, -10 की 8 में -80, 1 की +1 में +1, 7 4 जा 28, ठीक है। तो क्या बन के आया, x y z इज इक्वल टू -1/17, 8 और 5 13, 13 और 4 17, और ये हो जाएगा 4 से 70, 70 - 36 तो -34, 28 और 1 29, 80 में से घटाओ 29 तो कितने बचेंगे -51। और -1/17 जब ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, -1/17 की मल्टीप्लाई अंदर इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो जब हम -1/7 की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट में करेंगे, मतलब किसमें करेंगे, -17, तो क्या बचेगा 1। ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट में करोगे तो क्या बचेगा 2, इसकी मल्टीप्लाई तीसरे में करोगे तो क्या बचेगा 3। तो यहां से मेरे पास क्या आया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से s इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो 3x3 का मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन सोल्व करने का तरीका मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन करना है, और ज़्यादा शॉर्ट मत करना, हमने वैसा कोई ज़्यादा खास शॉर्ट किया भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस अब एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ 2x2 के होंगे, कुछ 3x3 के होंगे। अगर हमको अपना आंसर चेक करना है तो इन्हीं वैल्यूज को वहां पुट करेंगे तीनों में, और सेटिस्फाई कर देनी चाहिए, ठीक। देखते हैं अगला एग्जाम्पल 18। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 नंबर का सम 6 है। तो हमने कहा लेट 3 नंबर्स आर x y एंड z, 3 नंबर को हमने मान लिया x y z। अब बनाओ इक्वेशन, द सम ऑफ 3 नंबर इज x। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, सम ऑफ 3 नंबर्स इज x, मतलब सॉरी 6, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन थर्ड नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई बाई 3 इन थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किससे करो 3 से, एंड एड द सेकंड नंबर, एंड इसको ऐड किसमें करो सेकंड नंबर में, ठीक है। देन वी गेट 11, तो अगर सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो सेकंड नंबर में, देन वी गेट कितना 11। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाई एडिंग फर्स्ट एंड कितना थर्ड नंबर, we get double of the second number, represent it algebraically and find the number of नंबर को फाइंड करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ठीक। तो मैंने एक कैसे बनाई, ये सबको समझ में आ गया होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। अब एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला लेके आते हैं। इसमें देखो एक्स नहीं है ना, तो इसको लिख लो ऐसे 0 × x, और इस 2y को इधर ले आओ, तो इधर पूरी कसम क्या बैठेगी अभी x, 2y जब इधर आएगा तो -2y प्लस z, ठीक। तो इतना तो सब बच्चे समझ सकते हैं ना कि मैंने कैसे बनाई इक्वेशन।
लेट 3 नंबर एक्स वाई जेड, और ये हमारे उसको एल्जेब्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही तरीका सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Ax इज इक्वल टू बी, वेयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, राइट है। 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x y z एंड कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स 6 11 और 0, राइट है। ये हमने क्या किया, पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। चलें आगे। अब वी हैव मतलब क्या है हमारे पास है ax इज इक्वल टू बी, तो इससे हमारे पास क्या और आ जाता है निकल करके, x बराबर a इनवर्स b, ये फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको फाइंड करना है a इनवर्स, उसके लिए हमको पहले क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अब मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं, जैसे कि समझाया था। तो यहां जाओ, इसको डिटर्मिनेंट निकालना है ना, 1 1 1 0 1 3 1 -2 1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो 1 लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो 1 के 1 में 1, बीच में माइनस और माइनस का 6, बीच में माइनस और ये वाला 1, ये रो ढको, ये कॉलम, तो 0 -3 0 -3 प्लस 1 लिखो, ये वाला 1 लिख के ये रो ढको, ये कॉलम, तो 0 की 2 जा 0 0 की 2 जा 0 और बीच में माइनस, तो +1 और 6 + 1 7 माइनस माइनस +3 और 1 कम 1 7 और 3 10 में से 1 गया 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये बातें हम लिख सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है। लिखेंगे कब, अगर उसने कहा है हमसे चेक कराओ इनकी कंसिस्टेंसी चेक करो, मान लो किसी क्वेश्चन में कहता है कि इनकी कंसिस्टेंसी चेक करो, तब हम यहां लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 9, सो दीज इक्वेशंस, ये लिखना फिलहाल जरूरी नहीं है क्योंकि उसने पहले हमको बोला है कि सोल्व करो, दीज इक्वेशंस कंसिस्टेंट, दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस बात को लिखने की कोई वैसे नीड नहीं है, ये मैं सिर्फ क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको एक बार थोड़ा रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये बात नहीं बताई गई थी, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मत लिखते लिखना ही मत, हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C कितना 33, ये अपने को अभी फाइंड करना है। और इसमें पहले साइन लगा देता हूं, प्लस के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब करते हैं कोफैक्टर्स फाइंड। तो कितना बैठेगा 1, बीच में माइनस आ गया तो माइनस के 6, तो प्लस के 6, 1 + 6 7, 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 और -3, तो यहाँ पर पहले माइनस है तो +3, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 और बीच में माइनस की 1 में करोगे तो -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 3 2 2 1 1 0 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -1 तो माइनस का 3, पहले माइनस है तो प्लस का 3 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 तो 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 -0 तो 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 -0 1। ये हमने क्या फाइंड कर लिया पहले, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब क्या लिखेंगे हम, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या आया, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1, राइट है। अब
इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 7 -3 2, कॉलम को रो बना दो, 3 0 -3 -1 3, और कितना हो जाएगा ये 1। एडजॉइंट ऑफ मेरे पास में आ गया, राइट है। तो ए इनवर्स क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। तो 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 आया है, 9। तो ए इनवर्स कितना हो गया मेरे पास 1 अपॉन 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए कितना हुआ 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। तो 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने ए इनवर्स तक का सफर तय कर लिया। अब ये इतना नोट करेंगे एक बार, फिर करते हैं आगे सॉल्यूशन। अब इस जानकारी को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि इसकी अब हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से हटा दिया बोर्ड पर से थोड़ी देर के लिए। अब आगे की बात सुनते हैं। अब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से क्या है हमारे पास, x बराबर है ए इनवर्स बी के, राइट है। x कितना है, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स उधर आ चुका है, ए इनवर्स आया है 1 अपॉन 9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 इंटू बी, इंटू कितना आया बी, 6 11 और 0, 6 11 और 0। तो x y z, तो 1 अपॉन 9 इस रो की इस कॉलम में 7 6 42 11 33 और 2 के 0 में 0, 3 6 18 0 की 11 में 0 और 3 के 0 में 0, -1 की 6 में -6 11 33 और 1 के 0 में 0। तो ये क्या बनेगा फाइनली हमारे पास x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, 42 माइनस के 33, 9 बच गया, उधर 18 है खाली, और ये 27। और जब ये 1 अपॉन 9 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन 9 की, मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन 9 की 9 में, तो 1 छोड़ेगा यहाँ पर, ये 1 अपॉन 9 की 18 में 2 आएगा यहाँ 3। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के कंसेप्ट से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो अब मुझको पूरी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये जो 3x3 का जो मेथड है वो भी क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं किया हल्का सा भी। अब ऐसे ही हम चलते हैं एक्सरसाइज में, वहां पे पहले कुछ क्वेश्चन हम चेक करेंगे खाली कंसिस्टेंसी चेक करने के, ठीक, जो कि डिपेंड किस पर करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई के ऊपर। और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे 2x2 के और कुछ करेंगे 3x3 के, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक। अच्छा एक बात और, वैसे तो 4.5 के 4.5 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे हो गए हैं, लेकिन मिसलेनियस जो हम करेंगे बाद में, मतलब इसके बाद तो हम शूट करेंगे पहले 4.5 का सॉल्यूशन, मगर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मेरे पास 9 क्वेश्चन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का केवल एक एग्जाम्पल है जो कि न्यू बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 19 है और इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, और वो इसी के ऊपर डिपेंड है, इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं उस एग्जाम्पल को भी यहीं पर कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल का नाम से फिर कोई अलग अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल को भी हम अभी देखते हैं आगे, ठीक। तो अभी देखते हैं मिसलेनियस का ये वाला एक मात्र लास्ट एग्जाम्पल है 19वां। यूज प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट को यूज करना है इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब 2 बातें हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी निकालना है, इन इक्वेशंस को सोल्व भी करना है, और जो प्रोडक्ट यहाँ आ रही है ना उसका यूज यहाँ करना है। मतलब इस बार उसने इन इक्वेशंस को जिस तरह मैंने अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं उस तरह से सोल्व करने के लिए नहीं कहा, करेंगे वैसे ही, लेकिन बस ए इनवर्स का थोड़ा सा लोचा है। वो क्या लोचा है समझो ध्यान से। अभी इसको रखते हैं साइड में, पहले इस मल्टीप्लाई पे आते हैं। अब मेरे को बताओ, उसने कहा है कि पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करो, क्या हम पे यानी कि तुम पर 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी आती है क्या? हाँ बिल्कुल आती है। तो मैं बुक में देख के फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इनकी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके फिलहाल ये आ गया। और मल्टीप्लाई करनी हर स्टूडेंट को आती है, और भैया अगर नहीं आती तो आप इस एक्सरसाइज को कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई करनी आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट करके लिख दिया, वहां देखते हैं आंसर बुक में से कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और ये आ गया, राइट है इतनी बात। चलो जी, अब एक बार बताओ,
अगर कभी जिंदगी में किसी एक मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करके अगर आई आता है तो कुछ याद है क्या? अगर मैट्रिक्स ए की बी में मल्टीप्लाई करके अगर आई आ रहा है तो हम बोलते थे कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। समझाया था ना एक दिन कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरा मैट्रिक्स है, यानी कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी इज द, यहां पर क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। राइट है बात कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। तो अब हम क्या, हमें इसी बात से, मतलब अगर कभी भी ए बी इज इक्वल टू आई आता है ना तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का इनवर्स कौन है, ए का इनवर्स कौन है, बी है। अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो ए का इनवर्स बी है, यानी कि ये अगर यहाँ पे मैंने ए माना और ये मैंने यहाँ पे बी माना और ये अगर आई है तो क्योंकि ए की मल्टीप्लाई बी में करके आई आया है तो ए का इनवर्स इंप्लाइज दैट, डायरेक्ट लिखना है ए का इनवर्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो लिखा हुआ है ये वाला मेरे सामने समय, इस वाले ए मैट्रिक्स का इनवर्स कौन होगा, बी होगा। राइट है, इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स ये होगा। फिलहाल मैं यहां से ये ए भी हटा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बताई थी बात। तो मैंने पता क्या किया कुल मिला के, अभी तक मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, आइडेंटिटी आ गया, और फिर मैंने इनवर्टिबल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज किया कि ए इनवर्स का, सॉरी, अगर ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बैठता है तो ए का इनवर्स बी के इक्वल होगा। तो मतलब मेरे पास फिलहाल इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स तो आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी तो आ गया। ठीक, अब चलते हैं इन इक्वेशंस पर थोड़ी देर के लिए। अब चलते हैं हम, ये बात चाहो तो नोट कर लो। अब चलते हैं इन इक्वेशंस पर, हमारा काम है इस कहानी का यूज करके इसको सोल्व करना, हमारा काम ये है। तो हम अब इसको भूल गए, अब इसको रखो साइड में, अब इस पे आ जाओ, हमको तो ये सोल्व करनी है। तो क्या तरीका बताया था, लैंग्वेज खुद लिखना है इस बात, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये बात जरूर लिखना है। ठीक है, वेयर ए कितना होता है, वेयर ए होता है 1 -1 और 2, और 0 2 और -3 3 -2 और 4। ठीक है, और यहाँ पर x क्या होता है, x होता है वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z। इधर b कितना होता है, b होता है 1 1 और 2। यहां तक तो खैर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, यहां तक तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, अब सुनो, अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है वी हैव, हमारा काम क्या होता है, वी हैव, हम जानते हैं पहले से कि ax इज इक्वल टू बी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं ना। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि यहां पर आकर हम करते क्या है, एक्चुअल में हम अब करते क्या है, अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। उस ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। ये तीनों काम हमारे बच गए। देखो कैसे बच गए, हाँ देखो क्या है, ये मैट्रिक्स यही तो बन गया, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और इसका इनवर्स ये रखा हुआ। मुझको ए का इनवर्स तो चाहिए, तो ए का इनवर्स मतलब मेरे पास आ गया। तो डायरेक्ट मैं अब आगे का प्रोसेस शुरू करता हूं कि एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स तो मैंने बराबर में और तुमने अपनी कॉपी में ऊपर निकाल लिया, क्योंकि आपको पहले ये चीज सोल्व करनी है, उसके नीचे ये चीज सोल्व करनी है। ठीक है, कॉपी में कैसे करोगे क्वेश्चन, पहले ये सोल्व करोगे, उसके नीचे नाउ लिखोगे, नाउ यहाँ पे ऐसे नाउ, और अब ये सोल्व करेंगे। ठीक, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, भैया ए का इनवर्स ये रखा तो है हमारे सामने, -2 0 1 9 2 -3, तो ये मेरे पास ए इनवर्स इस बार आ गया इनटू बी। तो बस अब तो खाली ये सोल्व करना है, आगे का काम, इतना काम हमारा यहाँ पर बच गया। तो x y z मल्टीप्लाई करो, -2 की 1 में -2, 0 की 1 में 0, 1 की 2 में 2, 9 की 1 में 9, 2 की 1 में 2, 3 की 2 में 6, 6 की 1 में 6, 1 की 1 में 1, 2 की 2 में 4। तो ये हो जाएगा x y और z, 2 में से 2 गया 0, 9 और 2 11 में 6 गए 5, 6 और 1 7, ऐसे 4 गया 3। तो imply that by equality of two matrix x is equal to 0, y is equal to 5 and z is equal to 3। ठीक, तो इसी के साथ हमारा 4.5 का इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स और ये एकमात्र मिसलनेस का भी एग्जांपल पूरा हो जाता है। ठीक है,
तो इस पूरे कंसेप्ट को एक बार अच्छे से कर लेना, इन एग्जाम्पल्स को भी एक बार जरूर करके देख लेना, क्योंकि अब हम ये सब बातें यूज करने वाले हैं 4.5 के सॉल्यूशन में। वैसे तो अगर जिसको ये एग्जाम्पल और ये कंसेप्ट सब समझ में आ गए होंगे ना, उसको 4.5 के सॉल्यूशन को देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो अपना आप ही कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिमिलर है, सारे क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक है। तो जैसा भी इसके बारे में फील किया है कमेंट करके बताना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.5 के सॉल्यूशन में।